पाला दे रहा है, क्यों? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा दे रहा है पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि क्या है। तीसरा दे रहा है बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान पता होता है। चौथा कर रहा है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तीसरा होगा, हाँ। अगला दिया निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? पहला दे रहा है मानक, दूसरा दे रहा है निर्माण। कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? पहला दे रहा है मानक, दूसरा दे रहा है निर्माणात्मक, तीसरा दे रहा है योगात्मक, चौथा दे रहा है सीसीई। फिर दुनिया निम्न में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई। हाँ, कौन है भाई, कौन इसमें से नहीं है? दूसरा था यह है मानक नहीं होता, मानक कोई मूल्यांकन है यह नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है, कैसे होगा? मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से, उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से नहीं। सी होगा। अगला क्वेश्चन है आकलन का उद्देश्य होता है, जैसे आज कल पढ़ा सीखने का आकलन होता है, क्या उद्देश्य है? बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। दूसरा कहा सीखने और सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। तीसरा कह रहा सीखने में सुधार का एक तरीका है। चौथा कह रहा है बच्चों के लेबल करने या नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बोलिए। हाँ, तीसरा है, जैसे तीसरा दिया क्या बच्चों के सुधार में इसका योगदान है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? पहला दे रहा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है कि नहीं है? यह विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शिक्षा के क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। तीसरा कह रहा है यह भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य किया गया है। चौथा कह रहा है यह बच्चों को धीमे और खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी है। नहीं है? नहीं है, सही है। अगला सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? संज्ञानात्मक है, सहसंज्ञानात्मक है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। हाँ, ध्यान रखिएगा जब भी पूछेगा संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक दोनों प्रकार का है। फिर दे रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? किस पे बल देगा? पहला दे रहा है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। दूसरा कह रहा है सीखने को किसी प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल। तीसरा कह रहा है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। चौथा कह रहा है बोर्ड परीक्षाओं के अनावश्यकता पर। हाँ, सीखने का किसी प्रकार के अवलोकित, रिकॉर्ड रखना और सुधार किया जाए, इस पर बल है। अगला क्वेश्चन दिया संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? कल बताए भी थे। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। पहला ऑप्शन है।
दूसरा है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। तीसरा है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। हाँ यही है भाई कल का। हाँ अगला क्वेश्चन है ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है? संवेग, मूल्यांकन, बोध, ज्ञान। क्या है? ज्ञान। उच्च स्तर क्या है? मूल्यांकन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया इन्होंने, यह क्वेश्चन का है नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। नैदानिक मूल्यांकन से क्या सुनिश्चित होता है? पहला दे रहा है अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन। दूसरा दे रहा है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उसका समाधान। तीसरा है अनुदेशनात्मक उपलब्धि की भाषा। चौथा कर रहा है अनुदेशन के पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता। क्या होगा? हाँ देखिए लिखा, मुझे बताए थे अनुदेशन यानी क्या होता है? शिक्षण क्रिया के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों को जानना और उसका समाधान करना, ध्यान रखिएगा, नैदानिक मूल्यांकन का हिस्सा होता है। ध्यान रखिएगा जब भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन दिया किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों, कठिनाइयों पर की पहचान पर बल दिया जाता है? किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगम की कमियों या कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? पहला दे रहा है अनुवर्ती मूल्यांकन। दूसरा दे रहा मानक संदर्भित मूल्यांकन। तीसरा दे रहा संकल्पात्मक मूल्यांकन। चौथा दे रहा नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन में क्या होता है? इसका पता किया जाता है, ध्यान रखिएगा, समस्याओं को जानने और उसका निदान के लिए होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया इन्होंने प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक सबसे अधिक बल देता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता, उपलब्धि। क्या हो सकता है? नहीं, उपलब्धि। अगला क्वेश्चन गणित की पैडालॉजी बताइएगा। गणित का है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल देता है? जिज्ञासा, आक्रामकता, संबंधन, उपलब्धि। उपलब्धि होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है गणित पर दिया इन्होंने, यह है गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? क्वेश्चन समझे? फिर सुनिए। गणित में अधिगम निर्योग्यता, निर्योग्यता मतलब है? निर्योग्यता मतलब अयोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? क्वेश्चन समझ गए होंगे। पहला जरूरत होती क्वेश्चन को समझना, ध्यान रखिएगा। दे रहा है अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, स्क्रीनिंग परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। हाँ अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था यूजीसी में, इसी से नेट वगैरह में पूछा था। जानिए एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप अध्यापक हैं, आपके द्वारा कोई परीक्षण तैयार किया गया है, निम्नलिखित में से उसके लिए कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन समझ गए? पहला है यह परीक्षण विश्वसनीय है तो वस्तुनिष्ठ होगा, पर यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वस्तुनिष्ठ होगा, कल बताए भी थे। यदि परीक्षण वैधता रखता है तो विश्वसनीय भी होगा, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वैधता भी रखेगा, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो विश्वसनीय भी है और उपायुक्ता भी होगा।
एकदम गलत है। इसका बी सही होगा। पहले बताए थे वैधता होगी और तभी तो विश्वसनीयता होगी। कल बताए क्या, मूल्यांकन में पहले सबसे पहले क्या आएगा, वैधता, और तभी विश्वसनीयता होगी। हाँ, अगला क्वेश्चन सुनिए। कौन सा प्रश्न कौशल सही नहीं है, कौन सा प्रश्न पूछने का तरीका सही नहीं है? सुनिए, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना। दूसरा है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तीसरा दे रहा है हाँ अथवा ना उत्तर वाले संख्या को बढ़ाना। चौथा दे रहा सुनने में संवेदनशीलता को विकसित करना। कहें हाँ या ना, उत्तरों को ना बढ़ाया जाए। बोलिए। वो बच्चों में चिंतन तर्क को नहीं पैदा करता। मान लिया है कोई लोग इसी में हाँ बोल दे, कोई लोग ना बोल दे। जैसे मान ले कोई लोग हाँ बोल दे, कोई लोग ना बोल दे, क्या कोई चिंतन कौशल हुआ? यहाँ नहीं हुआ। तो देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, पूछा जा रहा है कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, कौशल मतलब स्किल डेवलप करना है ना, जिसमें चिंतन तर्क का प्रयोग होगा, तो यहाँ कह रहा है हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह गई हैं उसके निदान के बाद क्या करना चाहिए? दे रहा है निदान के बाद क्या चाहिए? सघन अभ्यास कार्य होना, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। चौथा का रहा है शिक्षार्थियों अभिभावकों को की उपलब्धियों के बारे में बताना। कार्य नहीं किया गया, सही है। अगला क्वेश्चन दिया इन्होंने, इसका उत्तर होगा समुचित उपचारात्मक कार्य ना होना। पूछा है निम्नलिखित में से उत्तम परीक्षण विशेषता कौन नहीं है? किसी परीक्षण में कौन उत्तम विशेषता नहीं है? दे रहा है विश्वसनीयता, दूसरा दे रहा वैधता, तीसरा दे रहा वस्तुनिष्ठता, चौथा दे रहा अभिक्षमता। क्या नहीं होना चाहिए? अभिक्षमता, ध्यान रखिएगा। अभिक्षमता है ये नहीं है पहली चीज, ध्यान रखिएगा। बताएगा निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? दे रहा है लघु उत्तर के प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, सत्य या असत्य प्रश्न। भाई ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा इन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के समस्या हल करने का के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? क्वेश्चन समझे नहीं? फिर समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? पहला दे रहा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। दूसरा दे रहा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना। तीसरा कह रहा है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्नों को पूछना। अभिसरण समझते हैं? मुक्त उत्तर, जिसके कोई भी कई उत्तर हो सकते हैं, इसको कहते हैं अभिसरण। चौथा दे रहा है किसी विशेष समस्या का हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, इसको कहते हैं अभिसरण मल्होत्रा। मुक्त उत्तर, जिसके कई उत्तर हों, जैसे आपसे हमने प्रश्न कर दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली क्यों है, इसके कई उत्तर होंगे। अब आपसे प्रश्न करते हैं भारत की राजधानी क्या है, इसका एक उत्तर होगा, क्या होगा? दिल्ली होगा। लेकिन हमने आपसे प्रश्न कर दिया भारत की राजधानी दिल्ली क्यों है, इसके कई उत्तर हैं,
जिसके कई मुक्त उत्तर हो सकते हैं। तो इन्होंने दिया इन्होंने क्या, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना। देखिए, अपसारी का मतलब होता है जिस पर चिंतन विस्तृत हो। अभिसारी जो परंपरागत है चीजें, उसी पर चिंतन हो। इसीलिए सृजनात्मक बच्चों में क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है, विस्तृत चिंतन होता है, जो अपने तरीके से चिंतन करके उसको हल करते हैं। सृजनात्मक बच्चे ध्यान रखिएगा, अपसारी मतलब जिसका विस्तृत सोच हो, बृहद सोच हो, विचारों में फैलाव हो, उसको कहेंगे अपसारी चिंतन। और ये शब्द देने वाले कौन थे, अपसारी चिंतन? जेपी गिलफोर्ड ने दिया, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिसरण वाले प्रश्नों को पूछना। अगला क्वेश्चन दिया, कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें क्या करेंगे? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाएगी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, कक्षा चर्चा में भाग लेने प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा यही है, पहला कह रहा है कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें क्या करेंगे आप? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाएगी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करेंगे? हाँ, कक्षा कार्य में या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए बच्चों को लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल पूर्व ज्ञान के परीक्षण में आता है? पूर्व ज्ञान समझ है, अभी समझ में आ जाएगा। पहला दे रहा प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल, समापन कौशल। हाँ, जैसे प्रस्तावना कौशल क्या होता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। इसीलिए जो आपको बताए कि तत्परता का नियम प्रस्तावना कौशल पर ही आधारित है। चलिए, ये प्रश्न आए थे जो आपसे मैंने आपके सामने रखा। आज एक मुद्दा है, देखिए सीटेट का, समाज में लैंगिक मुद्दे। हाँ, लैंगिक मुद्दे। जैसे आपने सुना होगा लैंगिक रूढ़िवादिता। आपने सब सुना होगा लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है। इस पे हर साल सीटेट में प्रश्न आता है। लैंगिक हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता, रूढ़ का मतलब क्या होता है? जो धारणा बनी हुई है, इसीलिए लिखा था लैंगिक पूर्वाग्रह, इसी कहेंगे पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब पहले से राय को विकसित कर लेना। लिंग क्या है? लिंग और जेंडर में अंतर क्या है? बोलिए। एक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है सीटेट ने, लिंग क्या है, जेंडर क्या है? एक ही इसको समझ लीजिए,
लिंग जैविक संरचना है। समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, अभी लिखवा देते हैं। लिंग क्या है? जैविक संरचना है। और जेंडर क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है। सॉरी, सामाजिक, क्या लिखा रहेगा? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है। 2 बार सीटेट पूछा है। क्यों लिंग जैविक संरचना है? नहीं, जैविक का मतलब ये तो है नहीं। एक मिनट। नहीं, ठीक है, इनको डिफाइन। हमारा काम क्या है? ये जो गलती करेंगे उसको सुधारना हमारा काम। आप जो गलती करेंगे हमारा काम सुधारना है। क्यों इसको जैविक लिखा गया मैडम? बायोलॉजिकल है भाई। वंशानुक्रम में लड़की लड़का पैदा होते हैं, दोनों की शारीरिक संरचना सोच अलग है। इसको नाम किसने दिया? हमने दिया। ये लड़की हम लड़के हैं। कौन दिया है? भगवान तो बताया नहीं कि ये लड़की है हम लड़के हैं। कौन रखा है? तो ये सामाजिक संरचना में आता है, ध्यान रखिएगा। किसने रखा? समाज ने रखा भाई, ईश्वर ने रखा नहीं कि ये लड़की हम लड़का है, हैं? ये एक जो है जैविक मतलब होता है बायोलॉजिकल। इनकी शारीरिक संरचना में हमारे शारीरिक संरचना में भिन्नता है, इसको कहा जाएगा जैविक संरचना। ध्यान रखिएगा, इसका नाम किसने रखा? हमने रखा। कौन हो गया? सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है। ध्यान रखिएगा। तो जब भी पूछेगा लिंग क्या है? जैविक संरचना है। ध्यान रखिएगा। और जब पूछे जेंडर क्या है? सामाजिक संरचना। हमने इसको बांट दिया जेंडर में। क्या क्या बांटा भाई? पहले अंग्रेजी में 3 जेंडर होते थे और हिंदी में 2 ये होता था। अभी हिंदी में 3 जेंडर हो गए ना। पहले 2 ये पढ़ते थे हिंदी में हम लोग भाई, तीसरा जेंडर नहीं था। देखिए अंग्रेजी में 3 जेंडर थे पहले से। तो लिंग जब लिखा रहा है, लिंग मतलब क्या है? ये बायोलॉजिकल है कि इनकी शारीरिक संरचना हमारी शारीरिक संरचना में अंतर है। ध्यान रखिएगा, इनकी शारीरिक बनावट हमारी शारीरिक बनावट में अंतर है। और इसको निर्धारण कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो जब भी पूछेगा लिंग क्या है? जैविक संरचना। जब भी पूछा जाएगा जेंडर क्या है? सामाजिक संरचना है। अब लिंग के प्रति पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब किसी के प्रति अपनी धारणा को विकसित कर लेना, इसको कहते हैं पूर्वाग्रह होना। जैसे कह दिया कि लड़के साहसी खेल खेलते हैं, लड़कियां गुड़िया के साथ खेलती है, तो क्या है? पूर्वाग्रह है। तो पूछ देता है कि पूर्वाग्रह का मतलब पहले से कोई धारणा को विकसित कर लेना। ऐसे मुद्दे हमारे समाज में लैंगिक मुद्दे उठते हैं। ध्यान रखिएगा। तो मान लो दे दिया ऐसे कि लैंगिक पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब किसी के प्रति पहले से धारणा को विकसित कर लेना, पूर्वाग्रह। तो कई लिखते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? कि लड़का रो रहा है, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? ये क्या है? क्या लड़के नहीं रो सकते क्या? हैं? कहते हैं ना कभी कभी, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? ये क्या है भाई? क्या लड़के नहीं रोते क्या? इसी को लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं, एक सोच। हमने कहा हाँ, इसको कह रहे हैं क्या? पूर्वाग्रह। रूढ़िवादिता, इसको कहेंगे रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता शब्द आएगा। ध्यान रखिएगा। ये बार बार सीटेट पूछता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। अब पूरी बात समझ गए होंगे अब आप। ऐसे मुद्दे समाज में आते हैं और ऐसे मुद्दों पर जो है सीटेट प्रश्न करता है। ध्यान रखिएगा, समझ गए? तो कभी पूछे लिंग क्या है? जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल है। और ये क्या है? सोशल एंड कल्चरल जो है स्ट्रक्चर है, जिसको समाज निर्धारित करता है कि आप महिला हैं, हम पुरुष हैं। भाई ईश्वर ने ना बना भेजा कि आप महिला हैं पुरुष हैं।
क्यों मैडम? नहीं बनाया ना। लेकिन शारीरिक संरचना में हमारे आपके बदलाव है, जिससे आपका नाम महिला में रखा गया, हमारा पुरुष में रखा गया। यही है पूरी कहानी। अब समझ गए होंगे। चलिए अगला लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा। लिखिए समाज में लैंगिक मुद्दे, हेडिंग डालिएगा लैंगिक मुद्दे। लिखिए प्राचीन काल से समाज में लैंगिक मुद्दे उठते रहे हैं। हाँ, और एक विकसित समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह को तोड़ना बहुत आवश्यक है। इसके लिए समाज में कुछ प्रचलित पूर्वाग्रह शब्द हैं। पूर्वाग्रह के शब्द हैं, प्रचलित पूर्वाग्रह के शब्द हैं। या सिक्का देंगे रूढ़िवादिता के शब्द हैं। लिखिएगा कुछ शब्द लिखिए। लिखिए लड़के बलवान होते हैं, लड़कियां कोमल होती हैं। अब ये शब्द क्या कर रहा, रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ऐसा नहीं है। एक एक लड़की ऐसी है, कभी मार दे कंटाप तो लड़का गिर जाएगा। हाँ भाई, जो कुश्ती उस्ती सीख रही है, मुक्केबाजी सीख रहे हैं, मार से जमीन पकड़ लेंगे, ये पूर्वाग्रह है। देखिए लड़के चोट लगने पर नहीं रोते। देखो लड़के चोट लगने पर नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं। देखिए लड़के गणित और विज्ञान में तेज होते हैं, लड़कियों का गृह विज्ञान व कला में रुचि होती है। गृह विज्ञान और कला में रुचि लेती हैं। लड़के बुढ़ापा के सहारा होते हैं। जाने रहिए सब। दूसरा लिखे लड़कियां पराया धन होती हैं। लड़कियां पराया धन होती हैं। लेकिन लड़के घर के काम काज में रुचि नहीं प्रदर्शित करते। नहीं प्रदर्शित करते। लड़कियां घर के काम में रुचि प्रदर्शित करती हैं। लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए।
लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए। नीचे लिखेगा ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे सब वाक्य लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करते हैं। अब समझ गए? मान लो इस तरह का प्रश्न आवे तो आप तो तुरंत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वाग्रह मतलब किसी के प्रति पहली से अवधारणा को विकसित कर लेना, समझ गए, या एक इमेजन बना लेना ऐसा है। अब इसी प्रश्न आते हैं, अभी आप पढ़ लिख लीजिए तो हम आपको दिखाते क्वेश्चन कैसे पूछे गए। बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ है नहीं। अगला लिखिएगा पूर्वाग्रह के स्वरूप। हाँ लिखिए पूर्वाग्रह के स्वरूप। देखिए यह पूर्वाग्रह का स्वरूप धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर, भाषा के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, और पहनावे के आधार पर विकसित किए जाते हैं। ठीक है, समझ गए बात? अगर कहा कि लैंगिक पूर्वाग्रह किस पर निर्धारित होगा, भाषा के आधार पर होता है, वर्ण के आधार पर होता है, पहनावा के आधार पर होता है। ठीक, पूर्वाग्रह पहले से बना लिया आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला लिखिएगा पूर्वाग्रह से आशय है। हाँ नहीं वही लिखिएगा, पूर्वाग्रह से आशय है पूर्व की धारणा या विश्वास, पूर्व की धारणा या विश्वास को विकसित कर लेना, धारणा विश्वास विकसित कर लेना, जो एक विशिष्ट समूह के प्रति बना ली जाती है, विशिष्ट समूह के प्रति बना ली जाती है। यह धारणा जन्मजात नहीं होती, यह धारणा जन्मजात नहीं होती। क्या? जैसे ध्यान रखिएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह जन्मजात नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जब भी कभी पूछे क्या लैंगिक पूर्वाग्रह जन्मजात है, नहीं, लिखिए यह सामाजिक सांस्कृतिक, लैंगिक पूर्वाग्रह जन्मजात नहीं होती, यह सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के द्वारा, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के द्वारा मनुष्य में विकसित होती है। सांस्कृतिक अंतःक्रिया के द्वारा
मनुष्य में विकसित होती है। लैंगिक पूर्वाग्रह जन्मजात नहीं होती, यह सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के द्वारा मनुष्य में विकसित होती है। जैसे बच्चा किसी पूर्वाग्रह को लेकर नहीं पैदा होता। अब जिस परिवार में जैसा वातावरण है उसके अनुरूप बच्चा जो है उस पूर्वाग्रह को धारण करेगा, याद रखेगा। समझे मेरी बात? अब ये सब जो आपने लिखा कि लैंगिक पूर्वाग्रह जन्मजात नहीं होती, कि बच्चा जन्म से पहले से पूर्वाग्रह कर ले, नहीं। लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं, ये तो कोई जन्मजात नहीं। लड़कियां ये पहनेंगी, लड़के ये पहनेंगे। जैसा उसका कल्चरल एटमॉस्फेयर होगा उसके अनुरूप वो ढल जाएगा। समझे बात? कैसे है, अब हाई फाई फैमिली में जाएंगे, लड़कियां हैं लड़के हैं सब हाफ पैंट पहन घूमते, कोई दिक्कत नहीं। और आपके घर में क्या है, अभी लड़कियां हाफ पैंट पहन घूमे, जवान लड़की, तो आप तुरंत टोकते क्या पहन घूम रहे हो। तो क्या सामाजिक कल्चरल वो है, वहां कोई इसका माने नहीं रखता। तो ये जो पूर्वाग्रह हमारा है ये समाज में विकसित होता है। जैसा आपका एटमॉस्फेयर है, ध्यान रखिएगा। माने हम रूढ़िवादी परिवार में हैं तो हम तमाम बंदिशों पर लड़की के प्रतिबंध लगाते हैं। तुम हंसो ना किसी से, बाहर टालो मत। लेकिन जो आप देखिए, जो लोग जो है ऐसे परिवार में जहां बहुत खुलापन है, ये सब कोई माने नहीं रखता। तो ये पूर्वाग्रह जो बनता है, ध्यान रखिएगा, आपके कल्चर, आपके समाज, आपके परिवार, इसमें विकसित होता है। समझ गए बात? जैसे परिवेश में होंगे उसके अनुरूप ऐसा होगा। ध्यान रखिएगा। अगला लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। लिंग एक जैविक संरचना है जो प्रकृति प्रदत्त है, जो स्थिर रहती है। प्रकृति प्रदत्त है जो स्थिर रहती है और अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील है। लिंग एक जैविक संरचना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज हमने कहा यह प्रकृति प्रदत्त है। दूसरी चीज हमने कहा यह अपरिवर्तनशील है। जैसे आप महिलाओं की शारीरिक संरचना, महिलाओं की बनावट और पुरुषों की बनावट को ईश्वर ने बनाया है। समझ गए? इसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। समझे पूरी बात? हाँ। दूसरा लिखे जेंडर। हाँ लिखिएगा, जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है। सांस्कृतिक संरचना है जो समाज द्वारा निर्मित किया जाता है। समाज द्वारा निर्मित किया जाता है जो परिवर्तनशील है। जैसे इसी जेंडर की वजह से आपने देखा होगा महिलाओं के लिए एक शब्द आता है नारी सशक्तिकरण। एक शब्द सुना होगा आपने, सुना है इसको? क्या है? जैसे सरकार इस पर बल दे रही है, नारी सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग किया रहा है कि महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा अन्य क्षेत्रों में उत्थान किया जाए। जैसे आज है राजनीति का क्षेत्र है, राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। उन्हीं परिवार की महिलाएं राजनीति में आ रही हैं जिनके घर में पुरुष राजनीति में है या पति राजनीति में है।
अभी क्षेत्र में क्या महिलाओं का दबदबा बहुत कम है। अभी आप देखिए महिलाएं बहुत कम है, या आपने देखा बिजनेस में आप देखेंगे महिलाएं बहुत कम है, बहुत कम है। तो अब सरकार कह रही है कि नहीं, हमको महिलाओं को नारी सशक्तिकरण करना है, उनका डेवलपमेंट करना है। इसके लिए तो हम प्रोग्राम चलाती है। भैया शिक्षा क्यों दिला रही है? शिक्षा पर जोर महिलाओं के लिए इसलिए है कि महिलाएं शिक्षा को ग्रहण करेंगी तो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानेंगी, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी आपने सुना होगा कि लोकसभा और विधानसभा में 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अभी ये विधेयक संसद में पारित किया गया कि पंचायत में तो था ही, अब क्या होगा, लोकसभा जो 2029 इसका विधेयक जो है संसद में पारित किया जा चुका है और सरकार ने कहा है कि हम लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू करेंगे, विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करेंगे। अब इसका उद्देश्य, संसद में जाएंगी, अपने अधिकारों और मुद्दों को रखेंगी। तो सरकार इस समय नारी सशक्तिकरण पर जोर है, इसी लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए। भाई सेना में महिलाएं नहीं जाती थी, अब धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, सेना में भेज रही है। भाई सेना में होता था युद्ध लड़ने जाएंगी, पता लगा राइफलें लेकर भाग गई ये पूर्वाग्रह था। अब क्या है, खेल में महिलाएं कम पार्टिसिपेट करती थी, ये पूर्वाग्रह हमारा महिलाएं खेल में नहीं देख रहे हैं। आज महिलाएं लगातार जो है खेलों के क्षेत्र में अच्छा कर रही, प्रदर्शन कर रही हैं। तो एक हमारा जो पूर्वाग्रह है उसी के लिए सरकार ने सब लाया, नारी सशक्तिकरण, ये सब जो आया। इसका एक बहुत बड़ा प्रतिपक्ष क्या है जानी, कि भाई आबादी की लगभग 50% महिलाएं हैं, 50% माने कम हो सकती है, 49, 48 जो भी है। अगर इस 49 या 50% का विकास हम नहीं करते हैं तो जो देश का विकास है वो कम हो जाएगा। जैसे भाई अमेरिका है, इंग्लैंड है, तमाम देशों में जाएंगे, महिला पुरुष एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो देश तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ क्या है, अब जाके थोड़ी सी राष्ट्रीय चेतना, मतलब कह सकते हैं लोगों में चेतना आया। नई जो महिलाएं बैठी हैं, इनके पहले तमाम ऐसा जो नौकरी ही लोग नहीं कराना चाहते थे, हैं? नहीं कराना चाहते थे, लेकिन लोगों के सोच में बदलाव आया। यही तो नारी सशक्तिकरण सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैविक संरचना अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो जेंडर है ये परिवर्तन किया जा सकता है। ये सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है कि बार बार प्रश्न किया है कि लिंग क्या है और जेंडर क्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ गया बात, पूरी कहानी। अगला लिखिएगा, लैंगिक असमानता के क्षेत्रों में, हाँ लिखिएगा अगला, लैंगिक असमानता के क्षेत्रों में, असमानता के क्षेत्रों में भारत में शिक्षा सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, हाँ वैसे लिखते जाइए, आर्थिक क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र, और कला के क्षेत्र में, कला तथा खेल के क्षेत्र में आज भी बरकरार है। आज भी बरकरार है। अब अगला हेडिंग डालेगा, लैंगिक रूढ़िवादिता समाप्त करने में विद्यालय की भूमिका।
रूढ़िवादिता समाप्त करने में विद्यालय की भूमिका। देखिए, विद्यालय लिंग भूमिकाओं को सिखाने में, विद्यालय लिंग भूमिकाओं को सिखाने में सबसे शुरुआती औपचारिक संस्था है। लिंग भूमिकाओं को सिखाने में सबसे शुरुआती औपचारिक संस्था है। औपचारिक संस्था है। और सबसे प्राथमिक या शुरुआती औपचारिक संस्था है जिसमें शिक्षक कक्षा में बच्चों के साथ बर्ताव करके, शिक्षक कक्षा में बच्चों के साथ बर्ताव करके लैंगिक रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह को, लैंगिक रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह को समाप्त कर सकता है या कम कर सकता है। समाप्त कर सकता है या कम कर सकता है, दोनों। लिखिए, वह लड़के और लड़कियों में समान रूप से बर्ताव करें और लिंगवादी शब्दों के प्रयोग से बचे। शब्दों से बचे। जैसे शब्द है कि लड़कियां की तरह क्या रो रहे हो, ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। और दूसरा लिखेगा अच्छी पाठ पुस्तक भी, उसी हेडिंग में लिखेगा अच्छी पाठ पुस्तक भी। लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में अच्छी पाठ पुस्तक भी लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लिखिए, भारत का सोशल मीडिया, लिखिएगा भारत का सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया लैंगिक असमानता और लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक रूढ़िवादिता को अपने कार्यक्रमों में शामिल करके प्रिंट मीडिया अपने कार्यक्रमों में शामिल करके, क्या सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया अपने कार्यक्रमों में शामिल करके समाज में जागरूकता को बढ़ा सकता है।
अपने कार्यक्रमों में शामिल करके समाज में जागरूकता को बढ़ा सकता है। समझ में आया कुछ? कल आपसे इसी पर प्रश्न करेंगे, ठीक है? हाँ, अरे कल पेपर दे लीजिएगा, मान ले परसों रहेगा, आपसे बात करेंगे। घबराए जरूरत नहीं, एक बार समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।